अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा जी, आज हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। आपको स्टार्ट में भी बताया था कि फिज़िक्स के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इनकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि जब पूरा जो पेपर होता है उसमें 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आप हमारा चैप्टर 1 भी हो चुका है अब ये चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। कोशिश किया करें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के रेडी हैं। आज ये देखें हम पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा। अक्सर वही बातें हैं जो चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके होते हैं। तो ये सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, चैप्टर में ही हमने पढ़ा हुआ है डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपने इनको डिफाइन करना है। तो यूनिट वेक्टर आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लेटर विद अ कैप और अ हैट ऑन इट। ऑलरेडी ये आप पढ़ रहे हैं। उसके बाद पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नाम से ज़ाहिर है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है इसको हम कहते हैं वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन। इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, यानी वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की एक फिक्स्ड पॉइंट के लिहाज से पोजीशन को बयान करे, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, एक स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स 2 होते हैं या 3 होते हैं, यानी अगर प्लेन है तो 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आप इसकी इक्वेशन लिखते हैं ए आई प्लस बी जे। अगर आपके पास स्पेस है 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो फिर आप ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखते हैं। ये ऑलरेडी आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ये भी मैंने आपको चैप्टर में ही समझाया था, रेक्टेंगुलर वाले टॉपिक में। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी वेक्टर की एक गिवन डायरेक्शन में वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। या आपने पढ़ा है कि व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर पार्ट्स के अंदर देन ईच पार्ट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। तो उसका जो पार्ट्स होते हैं 2 या 3 वो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें डिफाइन करना है आपने। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि the vector sum of 3 vectors gives a zero resultant. What can be the possible orientation of the vector? आपने ओरिएंटेशन बतानी है उन वेक्टर्स की जिनका वेक्टर सम जीरो रिजल्टेंट शो करे। आपको याद होगा मैंने हेड टू टेल रूल में ये बात समझाई थी कि मिनिमम अनइक्वल जो फोर्सेस होती हैं उस वेक्टर सम गिव अ जीरो रिजल्टेंट वो 3 होते हैं। तो यहाँ वही बात पूछी गई है कि वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर गिव अ जीरो रिजल्टेंट, तो उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या होगी। ओरिएंटेशन कहते हैं तरतीब को कहते हैं। तो यहाँ देखें डायग्राम आपको नजर आ रही है। 3 vectors are represented by the sides of triangle joined by the head to tail rule। वही आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको याद होगा मैंने ये बात आपको समझाई थी कि रिजल्टेंट उस वक्त जीरो होता है जब लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ कंसाइड कर जाए, तो समझ लेना वहाँ रिजल्टेंट जीरो होता है। यानी जितने भी वेक्टर्स हों आप उनको ऐड करते जाएं हेड टू टेल रूल, लेकिन ऐड करते करते अगर सबसे लास्ट वेक्टर का हेड
सबसे पहले वेक्टर की टेल पर आ जाए तो फिर रिजल्टेंट 0 होता है। तो यहाँ देखें आपके सामने है जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी जो टेल है वो कंसाइड कर रही है विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, इसलिए ए बी का सम क्या होगा 0 होगा। ये इनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन है। उसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है अ वेक्टर ए लाई इन एक्स वाई प्लेन। एक वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। आपने ये बताना है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन will both the rectangular components be negative and for what orientation will its component have opposite sign। यानी यहाँ आपने ये बताना है कि एक वेक्टर है और वो एक्स वाई प्लेन में मौजूद है, तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी तरतीब क्या होगी, यानी वो कहाँ होगा जब उसके दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम जब इसके क्वाड बनाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड के अंदर बोथ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं तो आपका वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा। यही इसका आंसर है। इफ द वेक्टर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विल बी नेगेटिव। दूसरा आपने ये बताना है कि फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव अपोजिट साइन। तो आप जानते हैं कि आपके पास दो क्वाड्रेंट होते हैं, एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है और एक आपके पास जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के उनका अपोजिट साइन मौजूद होता है। एक सेकंड क्वाड्रेंट होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें उनके दोनों कंपोनेंट्स का साइन अपोजिट होता है। तो ये आपके सामने डायग्राम आ गई है। तो अगर कोई वेक्टर सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट साइन होगा, या तो वो सेकंड में मौजूद हो तब भी अपोजिट साइन होता है, या वो फोर्थ में मौजूद हो तब भी उसका अपोजिट साइन जो है ना वो मौजूद होता है। उसके बाद 4 आपके पास क्वेश्चन है, वो कहते हैं इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0 कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0। एक्सप्लेन करना है, बड़ा टेक्निकल सवाल है, सवाल को सिर्फ समझने में। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0, तो कोई भी वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसका सवाल ये है कि उनमें से अगर कोई एक 0 ना हो, बाकी बेशक 0 हो, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? तो इसका जवाब होता है नो। अगर किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट 0 ना हो तो याद रखना उसका मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड सिर्फ एक सूरत में 0 हो सकता है, जब उसके तमाम कंपोनेंट 0 हो। आपके सामने इक्वेशन खड़ी है, आप ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट, फर्ज कर लें कि आप ए वाई और ए जेड को 0 डाल दें और ए एक्स को 0 ना डालें, तो वो दोनों तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ए एक्स का स्क्वायर अंडर रूट जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब आपका ए एक्स आएगा। इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई एक कंपोनेंट 0 ना हो तो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। उसके बाद है 2.5 कैन अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। क्या किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़े हो सकते हैं? तो इसका जवाब भी होता है नो। कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स उसके मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते। हाँ अलबत्ता इक्वल हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते। ये आपके सामने मौजूद है, एक वेक्टर ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो ये शो आपको किया गया है, ए स्क्वायर या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा ए एक्स से, कभी भी लेस नहीं हो सकता। आप एक और मैं आपको कॉमन मिसाल दे दूं, फर्ज कर लें कि एक वेक्टर है ए, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक्स कंपोनेंट उसका 3 है,
y कंपोनेंट उसका 4 है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 25, 25 का जब जगह लेंगे आप तो वो 5 आएगा। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। तो कंपोनेंट्स एक 3 है एक 4 है, तो उनसे क्या है, बड़ा है। तो कोई भी आप एग्जांपल ले लें, याद रखना कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते, हमेशा लेस होंगे या उसके इक्वल होंगे। इसी तरह छठा है, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू, क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? तो इसका भी जवाब होता है नो, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप फार्मूले को देखें, मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है। तो आप जानते हैं जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर लेते हैं चाहे वो नेगेटिव है तो जवाब प्लस हो जाता है। तो इसलिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसी तरह सातवां है कि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर। अब इसमें यहाँ आपके सामने हल किया हुआ है, लेकिन आप इसका सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं कि जब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। तो यहाँ से ये साबित होता है कि बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर्स हों, याद रखना उनका जो सम होता है वो उस वक्त 0 होता है जब वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। यानी ये बात यानी जहन में बिठा ले, ऑलवेज दो वेक्टर का सम उस सूरत में 0 होगा जब वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो उनका सम क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होने से मुराद ये है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है। उसके बाद है 2.8, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैज कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको दौरान लेक्चर भी समझाया था कि आप दोनों कंपोनेंट को बराबर करें। यहाँ आपके सामने खड़ा है ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई लिखें, तो इसको हल करें, ए कास थीटा ए साइन थीटा, तो साइन ओवर कास 1 आ जाएगा, टेन थीटा 1 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो ये 45 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 45 के एंगल पे मैग्नीट्यूड में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। वैसे भी आप चेक करें, काज 45 की जो कीमत होती है वही साइन 45 की कीमत होती है। तो लिहाजा ये हमें पता चला कि एट एन एंगल ऑफ 45 कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये अहम ऑब्जेक्टिव भी है और शार्ट भी है। 2.9 है, इट इज पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर। ये मैंने आपको दौरान लेक्चर भी समझाया था कि स्केलर और वेक्टर की एडिशन के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। स्केलर्स के लिए हम यूजुअली अरिथमेटिकल रूल यूज करते हैं, जबकि वेक्टर्स के लिए हम स्पेसिफिक रूल यूज करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि बोथ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर। तो सो स्केलर कैन नॉट बी एडेड इनटू अ वेक्टर, क्योंकि इनके जो लॉज ऑफ एडिशन है वो डिफरेंट होते हैं। तो ये जो आपका 10 है वो इसी से ही रिलेटेड है कि कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर, क्या आप 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? तो नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। वही बात है कि 0 एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि नल वेक्टर एक वेक्टर है। तो फिर आप जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर की एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि इनके लॉज ऑफ एडिशन डिफरेंट है। उसके बाद 11 है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी इक्वल टू 0। देखिए अभी मैंने आपको बात बताई कि दो वेक्टर का सम सिर्फ उस सूरत में 0 हो सकता है जब वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो इससे उनका सम 0 नहीं हो सकता। टू वेक्टर्स have unequal magnitude, their sum cannot be equal to 0. Sum of two vector is only equal to 0 when both
आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, उसी सूरत में सिर्फ जो है ना इनका सम जीरो हो सकता है कि वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो। यहाँ बताया गया है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आपका 12 है, show that the sum and the difference of the two perpendicular vector of equal length are also perpendicular and of same length। लेंथ से मुराद यहाँ मैग्नीट्यूड है कि आपने ये शो करना है कि दो वेक्टर का सम और उनका जो डिफरेंस है उनका मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है और वो आपस में परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ देखें, डायग्राम में गौर करें, यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि एक वेक्टर ए है, उसमें ऐड किया गया है एक वेक्टर बी को, तो ये बन गया इनका सम ए प्लस बी। तो अब अगर आप ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लें तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह फिर देखें नीचे की तरफ बी का नेगेटिव वेक्टर लिया गया है, तो नीचे ए माइनस बी बन गया, इनका डिफरेंस बन गया, तो इसका भी मैग्नीट्यूड लें तो ए का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। तो अब आप गौर करें, सम का मैग्नीट्यूड और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वेशन नंबर 1 और 2 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि सेम है। तो यहाँ से पहली बात साबित हो गई कि दो वेक्टर का सम और उनका डिफरेंस मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। अगली बात है एंगल की। एंगल आपके सामने दो ट्राई एंगल्स बन रही हैं, LOM LON 45 45, तो ये आपका जो एंगल बनता है टोटल ये 90 बनता है। तो यहाँ से ये भी साबित होता है कि डिफरेंस और जो सम है दो वेक्टर का वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ये बात साबित हो जाती है। अब ना सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन है बल्कि एक अहम ऑब्जेक्टिव भी है। अगर ये आ जाए कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा। तो याद रखना आप 90 पे क्लिक करेंगे। दो वेक्टर का सम और उनका डिफरेंस अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो उस वक्त उनके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा। ये बात जो है ना आप जहन नशीन कर लेंगे।